किसान की उम्मीद। गांव के एक छोटे से घर में रामू और उसकी पत्नी राधा रहते थे। उनके पास एक पुरानी गाय, कुछ बकरियां और थोड़ी सी जमीन थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। सूखा, बेमौसम बारिश और महंगे बीजों के कारण फसलें अक्सर खराब हो जाती। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेच दो और गरीबों को भोजन कराओ, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। रामू और राधा ने सोचा, अगर ऐसा करने से हमारी किस्मत बदल सकती है तो क्यों न प्रयास करें। उन्होंने अपनी गाय और बकरियां बेच दी और प्राप्त पैसों से गांव के गरीबों को भोजन कराया। अगले दिन गांव के जमींदार ने रामू के पास एक गाय और कुछ अनाज भेजे। साधु बाबा ने रामू से कहा, अब इस धन से और गरीबों को भोजन कराओ। रामू ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसकी मदद करने लगे। रामू का जीवन बदलने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और मददगार स्वभाव को नहीं छोड़ा। आखिरी खत। दिल्ली का एक नामी कॉलेज जहां हर साल हजारों छात्र आते हैं अपने सपनों को सच करने। उन्हीं में से एक था आरव, बिहार के एक छोटे से कस्बे से आया एक सीधा सादा लड़का। पढ़ाई में तेज लेकिन थोड़ा संकोची और भावुक स्वभाव का। पहले ही दिन आरव की मुलाकात हुई सिया से, कॉलेज की सबसे होशियार और खुले मिजाज की लड़की। दोनों एक ही क्लास में थे, पर दोनों की दुनिया अलग थी। सिया के दोस्त बहुत थे, आरव अकेला था। फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब लाता। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैंटीन की मुलाकातों ने धीरे धीरे दोस्ती को गहराई दी। आरव सिया को पसंद करने लगा, लेकिन कभी कह न सका। उसे लगता था, वो मेरे जैसे सीधे लड़के में क्यों इंटरेस्ट लेगी। तीसरे साल की एक शाम कॉलेज के पीछे वाली झील पर दोनों अकेले बैठे थे। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, आरव, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत खास हो, कभी खुद को कम मत समझना। उस दिन आरव ने ठान लिया, अब और नहीं छिपाएगा। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया हिला दी। अगले ही दिन सिया कॉलेज नहीं आई। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता गुजर गया। किसी को कुछ पता नहीं। आरव बेचैन हो गया। फिर एक दिन उसे लाइब्रेरी की अपनी फेवरेट किताब में एक लिफाफा मिला, सिया का लिखा आखिरी खत। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। पिछले 1 साल से मैं एक गंभीर बीमारी से लड़ रही हूँ, ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब वक्त ज्यादा नहीं है। तुमसे दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर चीज थी। तुमने मुझे बिना शर्त अपनाया। आरव, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद प्यार भी, लेकिन मैं तुम्हें दुख देकर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए खामोश चली गई। मेरे जाने के बाद भी मत रुकना, पढ़ना, आगे बढ़ना। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही दुनिया को बदल सकती है। तुम्हारी सिया। आरव फूट फूट कर रोया। कुछ दिनों तक वह खुद को संभाल नहीं सका, लेकिन फिर उसने वही किया जो सिया चाहती थी, मेहनत, पढ़ाई और आगे बढ़ना। आज आरव एक सफल लेखक है। उसकी पहली किताब का नाम है आखिरी खत, जिसमें उसने अपनी और सिया की कहानी बयां की है। बंद दरवाजे के पीछे। आकाश वर्मा, एक नामी बिजनेसमैन जिसकी पहचान उसके करोड़ों के कारोबार और ठंडी मुस्कान से होती थी। लेकिन इस सफलता के पीछे एक अधूरी कहानी थी, एक ऐसा प्यार जिसने उसे बनाने के साथ साथ तोड़ भी दिया था। आकाश की मुलाकात नायरा से तब हुई थी जब वह सिर्फ एक साधारण इंटर्न थी। वह कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसकी सादगी, ईमानदारी और आंखों में छिपे सपने कुछ ऐसे थे जो आकाश के दिल को छू गए थे। पहली बार किसी ने उसकी दौलत या ओहदे से ज्यादा उसकी थकान को पढ़ा था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। कॉफी, काम और शाम की लंबी बातें। नायरा ने आकाश को फिर से इंसान बना दिया था। वह हंसता था, जीता था और सपने देखता था। नायरा भी उसकी सच्चाई की कायल हो गई थी। उनके रिश्ते की शुरुआत एक खूबसूरत सफर बन गई। लेकिन फिर एक दिन नायरा अचानक गायब हो गई। फोन बंद, पता गलत, कोई सुराग नहीं। आकाश ने हर जगह तलाश की, पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव्स, सोशल मीडिया, लेकिन जैसे वो जमीन में समा गई हो। दुनिया के लिए आकाश अब भी सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। 3 साल बाद मुंबई के एक चैरिटी इवेंट में जब आकाश पहुंचा तो उसकी नजरें जैसे रुक गईं। भीड़ में वही चेहरा था, नायरा। लेकिन अब वो नायरा नहीं थी जो उसे छोड़कर गई थी। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर दर्द और साथ में एक छोटा बच्चा। उसकी गोद में। आकाश के पास हिम्मत नहीं थी उससे बात करने की, लेकिन सच्चाई जानने की तड़प ज्यादा थी। उसी रात
वो नायरा के पीछे पीछे उसके छोटे से घर तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। जब नायरा ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें भर आईं। आकाश, सिर्फ यही शब्द निकला उसके मुंह से। क्यों गई थी तुम? बिना कुछ कहे। आकाश की आवाज में एक साथ गुस्सा और दर्द था। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से बच्चे को कमरे में सुला दिया और बोली, मैं मजबूर थी। मेरे पापा को जब तुम्हारे और मेरे रिश्ते की खबर मिली, उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो खुद को मार देंगे। मैं डरी हुई थी, कमजोर थी। और फिर मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। आकाश कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें नायरा और उस छोटे बच्चे पर टिकी थीं। ये तुम्हारा बेटा है, आकाश। आरव, उसकी आवाज कांप रही थी। एक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद आकाश ने आगे बढ़कर नायरा का हाथ थाम लिया। अब और कोई दूर नहीं कर सकता हमें। तुम्हारे पापा को जो करना है करें, लेकिन मैं तुम्हें और आरव को दोबारा खोने का दर्द नहीं सह सकता। आंसुओं के बीच नायरा मुस्कुराई। आकाश ने उसे सीने से लगा लिया। 3 साल का इंतजार, तकलीफ और तड़प उस एक लम्हे में जैसे खत्म हो गए। अगले दिन आकाश ने सबके सामने नायरा और आरव को अपना परिवार घोषित कर दिया। मीडिया, समाज और उसके अपने घरवालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आकाश ने किसी की नहीं सुनी। क्योंकि अब उसके पास वो था जो सबसे कीमती था, उसका अधूरा प्यार जो अब पूरा हो गया था। 2 दुनिया, एक सपना। राज एक बड़े शहर मुंबई में पला बड़ा लड़का था। महंगी गाड़ियों, चमचमाती इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी का दीवाना। वहीं दूसरी ओर उसकी दादी का गांव शिवपुर था, हरियाली, खेत, बैलगाड़ी और सादगी से भरा हुआ। राज ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका शहर से लगाव कभी गांव से टकराएगा। एक दिन उसके पिता ने कहा, राज, गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें दादी के पास गांव जाना होगा। गांव? वहां तो न इंटरनेट, न मॉल, न कैफे। राज ने मुंह बनाया। बस 1 महीने देखना, वहां भी जिंदगी है, और वो भी बहुत खूबसूरत, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मन मारकर राज गांव चला गया। स्टेशन से उतरते ही बैलगाड़ी ने उसका स्वागत किया। चारों ओर हरियाली, खुला आसमान और चिड़ियों की चहचहाहट थी। पहली बार उसे लगा कि सांस लेना कितना सुकून दे सकता है। शिवपुर में उसकी मुलाकात हुई मीरा से, एक चुलबुली, होशियार और गांव की लाडली लड़की। मीरा खेती में अपने पिता की मदद करती थी, साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाती भी थी। राज को हैरानी हुई कि गांव की एक लड़की इतनी पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर कैसे हो सकती है। मीरा ने राज को गांव की असली दुनिया दिखानी शुरू की। खेतों में हल चलाना, कुएं से पानी खींचना, मिट्टी के घरों में रहना और चूल्हे पर रोटियां सेंकना। शुरुआत में राज को ये सब अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे इसमें मजा आने लगा। एक दिन मीरा बोली, तुम्हारे शहर में सब कुछ है, पर वहां लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं क्या? राज चुप हो गया। उसने सोचा, वहां लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी बन जाते हैं। गांव में एक मेला लगा। राज ने पहली बार नौटंकी देखी, गुब्बारे खरीदे और मिट्टी की मूर्तियां बनाई। वह अपनी शर्ट पर लग गई मिट्टी की परवाह किए बिना हंस रहा था। मीरा ने कहा, अब तो तुम असली गांव वाले बन गए हो। राज हंसा, शायद, लेकिन तुम भी तो शहर में कमाल कर सकती हो। तुम्हारे जैसे लोग वहां बहुत कुछ बदल सकते हैं। मीरा बोली, मुझे अपने गांव में ही बदलाव लाना है। यहाँ भी सपने होते हैं, बस उन्हें उड़ान देने वाला कोई चाहिए। राज को उस रात नींद नहीं आई। गांव में बिताए दिन उसकी सोच को बदल चुके थे। छुट्टियां खत्म हो रही थी और उसे शहर लौटना था। विदा लेते वक्त मीरा ने कहा, अब जब वापस जाओ तो इस गांव को मत भूलना। और हाँ, अगली बार सिर्फ छुट्टियों में नहीं, किसी काम के लिए आना। मुंबई लौटकर राज फिर वही भागदौड़ वाली जिंदगी में लौट गया, पर अब उसकी सोच अलग थी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, ग्राम विकास, जो गांवों में इंटरनेट, शिक्षा और स्वच्छता जैसे साधनों को पहुंचाने के लिए काम करता था। उसके पहले प्रोजेक्ट का नाम था शिवपुर विकास योजना। जब 2 साल बाद राज फिर गांव लौटा, तो साथ में टीम, लैपटॉप और कई योजनाएं लेकर आया। मीरा अब गांव की सरपंच थी, सबसे युवा और सबसे चहेती। दोनों ने मिलकर गांव को बदलना शुरू किया। स्कूल में कंप्यूटर आए, खेती में नई तकनीकें और हर घर तक साफ पानी। शिवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक मिसाल बन गया जहां शहर और गांव ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई। और राज, वो अब दोनों दुनिया का हिस्सा था। शहर की रफ्तार और गांव का सुकून, दोनों उसके अपने थे।